करता हूँ, निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि आज के वेबिनार में आज के विषय को फोकस करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय महेश्वर सांदा जी। संचालन महोदय जी, मेरी आवाज जी सुनाई दे रहा है? जी, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। अच्छा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत, उड़ीसा की महान समाज सुधारक संत कवि भीमो भोई को वंदन नमन करते हुए आज की सभापति चंद्रहास गौतम जी, संचालक जी NS भारतीय जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश भारती बोस जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बोस जी, RBM की महासचिव सचिव से लेकर आज का जो जूम मीटिंग पर जितने भी जुड़े हुए हैं भारत की कोने कोने से, सभी को मैं अपनी ओर से और उड़ीसा प्रदेश की ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। साथियों, 2 अगस्त से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 25 विषय पर लगातार हर दिन 9 से 10 बजे तक चर्चा हो रही है और पूरे देश से अलग अलग कोने से लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे इसी जो 25 सब्जेक्ट है उसमें से 19 नंबर जो सब्जेक्ट है उसमें किसान मजदूर का आंदोलन जरूरी है कि नहीं, इस विषय पर मुझे कहने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक मौका दिया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसान और मजदूर जरूरी है कि नहीं आंदोलन जानने से पहले उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक उसका आंदोलन होगा कि नहीं होगा हम उसको कहना सही नहीं होगा। और उसी जब किसान मजदूर का बात होता है, 3 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से 3 कृषि कानून क्या है, उसका अच्छाई, उसका बुराई, उस पर देश का और कृषक भाई लोगों के ऊपर क्या असर होने जा रहा है, उसकी विस्तृत रूप से आलोचना की गई है। उस चर्चा में सम्मानीय BM पटेल जी जो गुजरात की अहमदाबाद की हैं और राम प्रसाद सिंह झारखंड का जो संयोजक हैं और एडवोकेट प्रीतपाल सिंह जो पंजाब के हैं, उन्होंने अपना अपना विचार रखे हैं। मैं उनका विचार पर एक शब्द भी आगे नहीं कहते हुए मैं उन्हीं का विचार से थोड़ा और 2-3 पॉइंट कहता हूं, क्योंकि जब किसान और मजदूर का लड़ाई करने हम लोग सोच रहे हैं तब उनका विचार पर भी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। क्या कि पहला बात है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 70 करोड़ से ज्यादा लोग कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं कृषि को अलग ढंग से देखता हूं। मैं कृषि को एक उद्योग हिसाब से देखता हूं। मैं कृषि को एक इंडस्ट्री के हिसाब से देख रहा हूं। मैं कृषि को एक कारखाना के ऊपर देख रहा हूं, क्योंकि जिस कृषि के माध्यम से 70 करोड़ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग पेट भर रहे हैं, आज भारत की सरकार उसी कृषि पर डिपेंड करने वाले को बेरोजगार करके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सरकार
देश में काला धन लाने वाले सरकार, देश में रोजगार देने वाले सरकार, देश में महंगाई कम करने वाले सरकार और देश में अच्छा दिन लाने वाले सरकार। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले देश के कोने-कोने में हमारा माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी घूम-घूम कर बोल रहे थे और सभा कर रहे थे और उसी सभा में उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर सत्ता में आएँगे तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। आज का वेबिनार में जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी को ज्ञान का महारत हासिल है। मैं जस्ट परिचय करने के लिए कहना चाहता हूँ कि ये एमएस स्वामीनाथन है कौन? ये एमएस स्वामीनाथन है भारत का एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक है और उन्होंने महारत हासिल की है और उन्होंने भारत में और विदेश में उनको कई सारे अवार्ड में सम्मानित किया गया है और उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि किसान का जो फसल जितना भी वो खर्चा करेगा, उसका वो 1.5 गुना दाम देंगे और हमारा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहने लगे, हम अगर सत्ता में आएँगे, तो हम एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट को लागू करेंगे। इसी आस पर देश का हर किसान बढ़-चढ़ कर इसी आशा पर उनको वोट दिया और वोट देने के बाद उन्होंने सत्ता हासिल किया और सत्ता हासिल करने के बाद कृषक ने ये समझा कि ये हमारा हल करेंगे, ये हमको राह दिखाएँगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो गया। जब भाजपा ने सत्ता में आया, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया गया और उसी एफिडेविट दायर में उन्होंने कहा कि हम लोग एमएस स्वामीनाथन कमीशन को रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। तब किसान के अंदर में एक क्रांति की भावना शुरू हुआ, एक अविश्वास का भावना शुरू हुआ, एक धोखा का भावना शुरू हुआ कि जिसने कहा था कि हम लोग सत्ता में आएँगे और आने के बाद हम लोग एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी जब सत्ता में आता है उन्होंने कह दिया और एफिडेविट भी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तब जाकर देश के जो 70 करोड़ कृषक हैं, उन्होंने मन में ठान लिया कि हम लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं। आज किसान लड़ाई करते-करते 8 महीना हो चुका है और उसी 8 महीने के अंदर हमारा कृषि मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कई अलग-अलग सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, घूमते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं और इसी के अंदर ये 8 महीने के अंदर कई जगह पर इलेक्शन भी हुआ और सरकार ने इलेक्शन प्रचार के लिए भी गए। लेकिन एक बार भी आकर किसान भाई लोगों को उनका समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं निकाल सके। और आज ये जो लड़ाई चल रहा है किसान भाई लोगों का, ये लड़ाई को हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई कोई हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई पंजाब का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई उत्तर प्रदेश का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत का बच्चों का लड़ाई है, ये लड़ाई भारत का बुजुर्गों का लड़ाई है, ये लड़ाई भारत का महिलाओं का लड़ाई है, ये लड़ाई मेहनत कश की लड़ाई है, ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई है, ये लड़ाई महिलाओं की लड़ाई है और ये लड़ाई भारत की आवाम की लड़ाई है। और आपको भी पता है कि एक भिखारी से लेकर राष्ट्रपति तक भी जब कृषक, जब किसान वो बीज उगाता है जो तब जाकर हमको खाने को मिलता है। लेकिन आज सरकार किसानों को गुमराह कर रहा है और उसका विरोध में वो डिसीजन ले लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ
कि किसान क्या लड़ाई ये होने के साथ साथ ये आवाम की भी लड़ाई है। अब आते हैं कि मजदूर का बात। उसी तरह मजदूर का बात हम करेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा उनका इतिहास के बारे में। 1886 से पहले पूरे विश्व के अंदर मजदूर के हित में कोई कानून नहीं था। मजदूर जब कारखाना पर काम करने जाते थे, उसका कोई समय सीमा नहीं था। सूरज उगने से पहले जाता था और सूरज ढलने के बाद वो आता था। मालिक जैसा चाहता था वैसे ही काम करवाता था। माद मजदूर काम करते-करते थक जाता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मजदूर को वहीं जान भी गँवाना पड़ता था। धीरे-धीरे मजदूर जागने लगे और मजदूर के वर्ग के अंदर ये आया कि क्यों ना हम लोग का एक ठो वर्किंग कंडीशन हो, हम लोग का कुछ सुविधा मिले। और उसी बात को लेकर उन्होंने मालिक के पास पहुँचे और मालिक को कहने लगे कि हमें एक ठो समय सीमा रखिए, हमें कुछ सुविधा दीजिए। लेकिन पूंजीपति मालिक ने उनका कोई नहीं सुना, उनका कोई बात नहीं सुना और उनको कोई न्याय नहीं मिला। फिर विश्व के अलग-अलग जगह पर और अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर वर्ग का फिर लड़ाई हुआ, फिर आंदोलन हुआ, 100 हजार मजदूर आंदोलन हुआ। जब आंदोलन हुआ तो उनका ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनका ऊपर फायरिंग हुआ और उन्हीं का ऊपर ऐसा जुल्म हुआ कि खून का नदी भी बहने लगा उस समय। और ऐसा भी इतिहास में आज भी है कि 6 मजदूर को फांसी तक चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया? कि उनको हक माँग रहे थे वो। वो वर्किंग आवर माँग रहे थे, वो कुछ वेलफेयर माँग रहे थे, वो कुछ बेनिफिट्स माँग रहे थे, वो मालिक का सारे लाभ नहीं माँग रहे थे, वो कुछ वर्किंग कंडीशन माँग रहे थे। जब इस तरह लड़ाई हुआ, तब जाकर विश्व को अलग-अलग मज़दूर संगठन के नेतृत्व को लेकर जेनेवा में एक ठो बैठक हुआ और वहीं पर एक रिज़ोल्यूशन भी आया और रिज़ोल्यूशन कार्ल मार्क्स ने दिए और उस रिज़ोल्यूशन में था कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा रेस्ट करेंगे और 8 घंटा एंटरटेनमेंट करने के लिए रखा गया। और और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन पास हुई उसी दिन में और 8 घंटा का वो रिज़र्वेशन वहीं पर लागू हुआ। और यूनाइटेड नेशन ने मज़दूर का सामाजिक सुरक्षा लिए 1919 को उनका फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ये विश्व का स्तर का है। जहाँ तक भारत का बात है, भारत में भी जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, उस समय बॉम्बे कहते थे। जिसको हम आज चेन्नई कहते हैं, उस समय मद्रास कहते थे। उसी बॉम्बे में, उसी मद्रास में, उसी चेन्नई में भी मज़दूर वर्ग ने उनका हक लिए लड़ाई करता रहा। और दूसरे ओर और एक लड़ाई देश में चल रहा था, वो है देश की आज़ादी के लिए। और अलग-अलग जगह पर अलग-अलग किस्म का भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रहा था। और उसी दौरान फिर इंडिया में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन हुआ और उसका जो पहला जो चेयरमैन बने 1940 को, वो है रामास्वामी मुदलियार बने। उन्होंने 2 टर्म रहा, 40 में और 41 में। 1940 और 1941 में रहे। फिर 1942 को 40 42 को फिर फिरोज खान नून में रहा। लेकिन उन्होंने खास मज़दूर के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भारत में सूरज आया और सूरज के साथ-साथ एक उम्मीद का किरण भी आया और महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को उनको चेयरमैन बनाया गया। आज से 79 साल 7 दिन पहले बाबा साहब उसी का चेयरमैन बने। मैं जब ये बात कहता हूँ, मेरे अंदर भी
एक अलग से भावना पैदा हो जाता है। जब बाबा साहब 4 बने तो एक नया किरण आकर बदलाव का शुरुआत हुआ। जो मजदूर कई सालों से लड़ाई कर रहे थे, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा काम कर रहे थे, बाबा साहब आते ही उन्हीं का नेतृत्व में उन्हीं के नींव रखा गया कि वहीं पर उन्होंने 8 घंटा का कानून रखे दिए बाबा साहब। इसमें बाबा साहब रुके नहीं। उसके बाद क्या किए कि उनका हेल्थ के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का गठन किया गया। आज भी लोग यहाँ पर बेनिफिट पाते हैं पूरे भारत के अंदर कि वर्कर का 0.75 पैसा और एम्प्लॉयर का 3.25 पैसा वो जमा होता है, टोटल 4% जमा होता है और उसी पैसे से वर्कर को पूरा हेल्थ बेनिफिट मिलता है और उसी को कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई। ये बाबा साहब का देन है। बाबा साहब वही नहीं रुके। फिर आया कि ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन का बात आया कि एक ट्रेड यूनियन अगर उनका जो मैक्सिमम वो वोट लेता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। फिर वहां पर आया इंडियन फैक्ट्री एक्ट बना कि फैक्ट्री जब क्लोजर होता है, बंद होता है, कोई आपत्ति आता है तो उनको भी फैक्ट्री एक्ट में वो शामिल किया गया। फिर रोज-रोज जब महंगाई बढ़ती है, उसके लिए बाबा साहब ने डियरनेस अलाउंस का भी प्रावधान किया। फिर अगर हॉलिडे में कोई काम करता है, तो उनको पेड हॉलिडे के हिसाब से भी सुविधा मिलने लगा। फिर काम जब अगर कोई हड़ताल भी करता है अपने हक के लिए, उनको भी एक लीगल स्ट्राइक एक्ट बना दिया गया और उसी एक्ट के माध्यम से कोई अगर स्ट्राइक भी करता है तो उसका हक बनता है बोल के कानून बना दिया। और मजदूर वर्ग का जो प्रोविडेंट फंड का भी स्थापना किया गया। जो प्रोविडेंट फंड उसका एक खामियां है, एक खूबिया है, सॉरी, एक खूबिया है कि वर्कर्स का जितना पैसा कटता है, उतना पैसा एम्प्लॉयर देगा और उसी पैसा जमा होगा प्रोविडेंट फंड में और उसी से इंटरेस्ट मिलेगा। लेबर फंड, वेलफेयर फंड बना गया और कैसे लोग काम करेंगे उसके लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी बना गया। आज अगर देश में आप देख रहे हैं, जो आईटीआई देख रहे हैं, डिप्लोमा देख रहे हैं, अलग-अलग टेक्निकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं, ये टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम के बदौलत आया हुआ है। और वहाँ भी बाबा साहब नहीं रुके, उन्होंने वुमेन के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। जो लोग माइंस में जो काम करेंगे, उनका मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट बनाया, वुमेन लेबर वेलफेयर फंड का बनाया, फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स वुमेन लेबर को बनाया गया। और पहले ऐसा भी होता था कि महिलाओं को पुरुष से कम पैसा मिलता था, इसीलिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस का भी प्रावधान किया गया। और जो खदान के अंदर जो काम करते थे महिला, उनको कानून के प्रावधान से उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो सेफ्टी नहीं था। और इसीलिए बाबा साहब आते ही जिन्होंने जो 5 साल में रहा चेयरमैन, उसी 5 साल के अंदर 5000 साल से जो इतिहास को उन्होंने वहीं ब्रेक किया और मजदूर वर्ग को ना जाने कितना सुविधा दे गया कि उसका पता आपको भी बहुत सारे हमारे साथी लोग को पता नहीं है। और फिर ये देश आजाद हुआ। अब जब आजाद हुआ तो संविधान बना, आप भी जानते हैं, और देश में गणतंत्र प्रतिष्ठा हुआ। फिर कई राष्ट्रीयत्व का भी स्थापना हुआ। जैसे कि आप जानते हैं रेल, मेल और जेल पहला बना। रेल को जानते हैं, मेल मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट, और जेल बना। और साथ-साथ में आज रेलवे विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, राष्ट्रीय उद्योग के हिसाब से। टेलीकॉम बना, बीएसएनएल बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना। और उसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज भारत का नहीं है, पूरा विश्व का नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गया है। और बैंक्स बना,
कोल बना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना, भेल बना, सेल बना, नालको बना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना, एयरपोर्ट भी बना, पोर्ट भी बना, बाल्को भी बना और डिफेंस का भी अलग अलग कंपनी बने, हेल्थ एजुकेशन भी बने और ट्रांसपोर्ट भी बने, टेक्सटाइल भी बना और एचपी गैस, ओएनजीसी गैस, हाईवे की स्थापना भी हुआ। लगभग भारत में 200 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्योग बने और जब ये राष्ट्रीय उद्योग बनाया गया तब जाकर धीरे धीरे वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वहां नौकरी मिला और उसी रोजगारी से उनका परिवार चला और उन्हीं का जो सैलरी मिला उसी सैलरी से जो परिवार बेचता था, जो भाजी बेचता था, जो मछली बेचता था, सभी को भी इनडायरेक्टली रोजगार मिला और उसी राष्ट्रीय उद्योग से जो प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। देश में रोड, रास्ता बना, आपका केनाल बना, स्वरेज बना, डैम बना, देश में हेल्थ एजुकेशन सबका डेवलपमेंट हुआ और धीरे 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 भारत एक डेवलप कंट्री का ओर आगे बढ़ा। लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज का जो सरकार आया हुआ है, ये सभी राष्ट्रीय उद्योग को बड़े-बड़े पूंजीपति के हाथों में बेचने के लिए उन्होंने शुरुआत कर चुका है। आज जिस श्रम कानून पाने के लिए मजदूर ने अपना खून लहू बहाया था, वो 44 कानून को उन्होंने बदल कर 4 कोड में बदल दिया है और उसी में क्या होगा कि 90% से ज्यादा वर्कर्स कानून के दायरे से बाहर हो जा रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन का धीरे-धीरे बढ़ने जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन के अंदर कहीं आपका एससी एसटी का कोई रिजर्वेशन का बात नहीं है। फिर सरकार आते-आते उन्होंने फिर प्लानिंग कमीशन को तोड़कर नीति आयोग बनाया गया। जब नीति आयोग बनाया गया, उसी के बदौलत सब कुछ बदल रहा है। आज मजदूर और किसान को दोनों को मिला दिया जाए तो 110 करोड़ से भी ज्यादा मजदूर और किसान को ये भारत सरकार इस देश का एक गुलाम बनाने की साजिश चल रहा है। इसीलिए साथियों, मैं कुछ सुझाव लेकर यहाँ पर आपको बात करूंगा कि हम पिछले 2 अगस्त से बात देख रहे हैं कि हमारा बड़े-बड़े साथी लोग, बड़े-बड़े महासचिव लोग, सभी लोग अपना बात रखते हैं। मैं सभी को सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक सुझाव सभी साथी लोग लड़ाई का बात करते हैं, लेकिन लड़ाई का स्वरूप क्या होगा? लड़ाई का आकार क्या होगा? लड़ाई कैसा होगा? लड़ाई तोप में लड़ेंगे, ना तलवार में लड़ेंगे, लड़ाई कलम में लड़ेंगे, ना लड़ाई और कैसे लड़ेंगे? उसका भी एक विधिवत रूप से एक प्लान एंड प्रोजेक्ट और एक रोड मैप भी होना चाहिए और मैं एक छोटा-सा एक सजेशन देना चाहता हूँ इसी ज़ूम की मीटिंग के माध्यम से साथियों कि हम एक मेमोरेंडम बनाएँगे। उस मेमोरेंडम में कम से कम 60-70 लोगों सिग्नेचर होगा। वो राष्ट्रपति को होगा और उसमें 6-7 हम लोग का देश का जो मुख्य डिमांड्स है, वही रहेगा। मान लीजिए पेट्रोल और डीजल का इंटरनेशनल मार्केट मुताबिक मूल्य तय हो। 2 नंबर कृषक विरोधी 3 कृषि कानून वापस करे सरकार। 3 नंबर भारत सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो रद्द कर दिया है, उससे क्या हो रहा है कि जमाखोरी को लोग मनमानी राशन स्टॉक करके मनमानी रेट पर बढ़ाएंगे। उसको तुरंत फिर लागू किया जाए। आज महंगाई आसमान पर छू चुका है। उस महंगाई को कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। उस महंगाई को कैसे रोका जाए, ये भी हमारे को डिमांड होना चाहिए। भारत की जो 44 लेबर श्रम कानून है, उसको बदल कर जो 4 कोड कर दिया है, उसको तुरंत बंद करे। साथ-साथ में अभी जो राष्ट्रीय उद्योग जो हैं, उनको जो निजीकरण करने की जो साजिश चल रहा है, उसको तुरंत बंद करे। और अभी 2020 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया हुआ है। आने वाले दिन में जैसे कि बिजली के बिना
हम लोग को पढ़ाई, हम लोग का लिखाई, हम लोग का घर ही नहीं चल सकता है। आज बिजली पूरा देश के अंदर प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने वाला है। इसीलिए इसको भी एक ठो रखा जाए। साथ-साथ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आया है, इसमें आने वाले दिन में पूरा देश का जो शिक्षा व्यवस्था वो पूरा चरमरा जाएगा। तो इसीलिए ये करने से क्या होगा? ये करने से मेरे विचार से मेरे सजेशन है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की को लोग पहचानेंगे, लोग जानेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक पहचान होगा और उसी पहचान से संगठन भी बढ़ेगा। जब संगठन बढ़ेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। एक ओर हम लोग के विचार, एक ओर संस्कार, एक ओर हमारा और दूसरी ओर हमारा जो देश के हित में जो लड़ाई वो भी होगा। और इसके लिए एक तो लीफलेट भी बनाएँगे और मेरे विचार से उसको एक कैंपेन करेंगे। मैं कैंपेन का भी एक तो प्लानिंग बनाया हूँ। अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पूरे देश में अगर 5000 भी फॉलोअर्स हैं, तो एक-एक फॉलोअर्स अगर रोज 5 परिवार के घर जाए और मिनिमम अगर 20 लोगों का सिग्नेचर संग्रह करे, कलेक्शन करे, तो हम लोग 100 दिन का टारगेट लेंगे और 100 एक दिन में 1 लाख हम लोग का सिग्नेचर कैंपेन होगा और 100 दिन में 1 करोड़ होगा। अगर 10,000 फॉलोअर्स हैं आरबीएम का, तो 100 दिन के अंदर 2 करोड़ सिग्नेचर होगा। अगर 15,000 है, तो 3 करोड़ भी कर सकता हूँ। हम लोग कर सकते हैं। और मैं आज ये जो ज़ूम मीटिंग पर ये भी कहना चाहता हूँ साथियों कि ओडिशा में मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं भी अगर ये लड़ाई हुआ, तो कम से कम मैं भी 5 लाख सिग्नेचर करके ही आरबीएम को मैं दूँगा। और जब दूँगा, तब देश भर में सभी जगह पर हम लोग का संगठन का आगे भी बढ़ेगा और हम लोग एक ऐसा जगह पर रहेंगे कि हम लोग का एक पहचान भी होगा। यही जो सारी चीज़ है, समय का अभाव है। मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ साथियों कि मज़दूर और किसान ये कोई अलग का लड़ाई नहीं है, ये दोनों की लड़ाई एक ही है। हमको समझना खाली बाकी है, ये लड़ाई अलग-अलग नहीं है, दोनों की लड़ाई एक ही है। हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए ये मज़दूर का लड़ाई अलग है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान का अलग लड़ाई है, ये आवाम की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको सभी को शामिल होना पड़ेगा। ये हम लोग का इज़्ज़त का सवाल है, ये हम लोग का स्वाभिमान का सवाल है। इंसान में अगर स्वाभिमान ना हो, तो और कुछ नहीं है। साथियों, मुझे आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक कहने का मौका दिया। मैंने बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष करके कि मैं जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती के नेतृत्व में काम करता हूँ, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उन्होंने इतना सेहत खराब होने के बाद भी, इतना उम्र होने के बाद भी, हम लोग इतना अच्छे तरीके से वो जो काम करते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आज एक शब्द कह के मेरे बात रखता हूँ कि हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, जब तक साँस है, तब तक हम लड़ेंगे। इसी बात को कहते हुए आपने मुझे मौका दिया। पुनः पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को की सभी जितने पदाधिकारी हैं, सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू टू ऑल। साधु, साधु, साधु। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी महोदय। आपने अपनी बात को बड़े सारगर्भित तरीके से रखा है और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा